स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक, उत्तराखंड वन विभाग, उत्तराखंड लेखपाल, पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। बंदी रक्षक का भी अब ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। जो बंदी रक्षक है उसका भी नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं, तो सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। ये काफ़ी अच्छा चांस है आप लोगों के पास, तो मेहनत अच्छे से करें। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में, नमस्कार। और जो चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, जो उनको भी डेली 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड, हिंदी, ऑल ओवर जी के, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यूके पीसीएस पर आधारित ही प्रैक्टिस सेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है यशपाल, बी ऑप्शन है अमृतलाल सागर, सी ऑप्शन है मन्नू भंडारी, और डी ऑप्शन है संजीव। बताइए भाई जल्दी, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार में कौन है? संजीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। बताइए भाई जल्दी, ये चीफ की दावत नामक जो रचना है, ये किसने जो रचना की है वो किसने की है? और आपसे ये मालूम कर सकता है कि चीफ की दावत किस विधा की रचना है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, बी ऑप्शन है राजेंद्र यादव, सी ऑप्शन है भीष्म साहनी, और डी ऑप्शन है आपका दुष्यंत कुमार। बताइए जल्दी भाई, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी भाई। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 4 रचनाएं आनी हैं, जिसमें हो सकता है 2 उत्तराखंड से हों और 2 हिंदी से हों, और रचनाएं मिलनी हैं, तो रचनाएं याद करते रहें। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम बताना है भाई आपको। ए ऑप्शन है राधा, बी ऑप्शन है यशोधरा, सी ऑप्शन है त्रिशला, और डी ऑप्शन है यशोदा। बताइए जल्दी, गौतम बुद्ध के, गौतम के नहीं, यहाँ पर गौतम बुद्ध की है यह, ठीक है। यहाँ पर क्या है? की है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। जिसका ए, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, यशोधरा। देखिए गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका जो नाम था वो यशोधरा था। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था भाई, जल्दी बताइए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखिए जो मैं आपसे मौखिक रूप से ही मालूम करता हूँ उन्हें भी कॉपी पर ऐड कर लिया करें, क्योंकि उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति। देखिए जैन संगीति की बात चल रही है भाई। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुछ के जवाब आए हैं भाई। देखिए प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? स्थूलभद्र थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये जो प्रथम जैन संगीति थी ये कब हुई थी? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? जल्दी बताइए। देखिए प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था भाई? देखिए 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, और कब हुई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व में जो घटना होती है वो उल्टे क्रम में चलती हैं, ईसा पूर्व में हुई थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? जल्दी बताइए। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए आपका उत्तराखंड का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन मिलते ही हैं, क्योंकि चैप्टर में अलग से दिया होता है ये। तो देखिए कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, ठीक है भाई, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी भाई प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बताइए जल्दी भाई। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ए ऑप्शन है गौतम, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी ऑप्शन है अशोक, और डी ऑप्शन है राहुल। जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी जवाब दीजिए। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था भाई? जिसका डी है वो सही है भाई, राहुल, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था, और इनका एक पुत्र था राहुल, ठीक है। फिर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो सिद्धार्थ है ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है भाई, सिद्धार्थ, ठीक है। ये अभी पीछे ही बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? बताइए भाई जल्दी जल्दी भाई। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, और डी ऑप्शन है समूहवाचक। बताइए भाई जल्दी जल्दी। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए नदी कौन सी संज्ञा है? ये आपका सही हो जाएगा पहला वाला, जातिवाचक संज्ञा है भाई नदी, ठीक है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर होता गंगा नदी, ठीक है, क्या होता? गंगा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाती, क्योंकि नंगा यहाँ पर क्या आ गया? नाम आ गया गंगा का, ठीक है, नदी का नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर नदी का कोई भी नाम नहीं है, तो ये कौन सी है? जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीरनामा में ज्योति कराय कवि का उल्लेख मिलता है वे हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा भी क्वेश्चन, बताइए जल्दी भाई। जहांगीरनामा यानी कि जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कवि है या कौन सा व्यक्ति है जिसे ज्योति कराय कवि का उल्लेख मिलता है? ज्योति कराय कवि कहा गया है, जल्दी बताइए। ज्योति कराय, ए ऑप्शन है भरत कवि, बी ऑप्शन है रत्न कवि, सी ऑप्शन है मातीराम, और डी ऑप्शन है रामचंद्र। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। जहांगीरनामा में ज्योति कराय किसे कहा गया है? तो जिसका ए है वो सही है भाई, भरत कवि को कहा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भरत कवि। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भारत कवि की रचना बताइए जल्दी भाई, बताइए भाई। भारत कवि के द्वारा लिखी गई रचना या काव्य कौन सा था भाई? जल्दी बताइए। तो देखिए कौन सा लिखा था इसने? मानवोदय काव्य, ठीक है। कौन सा लिखा था? मानवोदय काव्य लिखा था भाई, ठीक है। मानवोदय काव्य किसने लिखा था? भरत कवि ने लिखे थे, ठीक है, मानसा के समय। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एक पुस्तक है, मैं बोल रहा हूँ पुस्तक का नाम, आपको बताना है किसने लिखी है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी बताइए। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
तो कौन है भाई? पातीराम। ठीक है, कौन है? पातीराम। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न के लेखक के कौन है? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? देखिए, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, वैसे ही पवार वंश के जो राजा था उसके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। तो बताइए कौन सा इसमें से राजा है पवार वंश का जिसके दरबार में 9 रत्न थे? ए ऑप्शन है फतेहपति शाह, बी ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, सी ऑप्शन है प्रदीप शाह और डी ऑप्शन है ललित शाह। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? जल्दी बताइए। तो 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे भाई? जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न रहते थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पृथ्वीपति शाह कितने वर्ष की आयु में राजा बना था? जल्दी बताइए। और इसकी संरक्षिका कौन थी? पृथ्वीपति शाह कितनी वर्ष की आयु में शासक बना था? 7 वर्ष की आयु में शासक बना था भाई। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की आयु में शासक बना था। और इसकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? कर्णावती। ठीक है, कर्णावती, जिसे भारतीय इतिहास में नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? ए ऑप्शन है रानी कर्णावती, बी ऑप्शन है जिया कनकदेई, सी ऑप्शन है रानी नेपोलियन और डी ऑप्शन है रानी भानुमती। बताइए भाई जल्दी, बताइए भाई जल्दी। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? जल्दी बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, जिया कनकदेई प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, क्योंकि जो प्रदीप शाह था वो भी कम उम्र में ही राजा बना था, इसलिए उसकी संरक्षिका कौन बनी थी? जिया कनकदेई को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान में किए थे? बताइए भाई, किस गुरु राम राय को सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान में दिए थे या दान किए थे? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है फतेहपति शाह, बी ऑप्शन है प्रदीप शाह, सी ऑप्शन है ललित शाह और डी ऑप्शन है प्रद्युमन शाह। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान किए थे? जल्दी बताइए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, फतेहपति शाह ने ही दान किए थे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बुलाक नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बुलाक नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बताइए जल्दी भाई। बुलाक नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ए ऑप्शन है गले में, बी ऑप्शन है नाक में, सी ऑप्शन है कान में, डी ऑप्शन है पैर में। जल्दी बताइए। बुलाक नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। आभूषणों से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, नाक में पहना जाता है भाई। ठीक है, बुलाक। देखिए, जब आप बोल रहे हैं ना इसको बुलाक, तो नाक में सी आवाज़ निकल रही है, तो बुलाक बी, नाक में पहना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जल्दी बताइए भाई। वर्ष 2011 के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है नैनीताल और डी ऑप्शन है बागेश्वर। जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देहरादून है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है हल्द्वानी, नैनीताल में, देहरादून में, बी ऑप्शन है नैनी डांडा, सी ऑप्शन है लच्छीवाला देहरादून में हरिद्वार में, और डी ऑप्शन है बहादुराबाद में। जल्दी बताइए भाई, कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो देखिए कत्था फैक्ट्री उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखिए कत्था फैक्ट्री के लिए उत्तराखंड में 2 स्थान है भाई, एक हल्द्वानी और दूसरा देहरादून। ए वाला आंसर इसका सही है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में और देहरादून में कत्था फैक्ट्री। और जब आपके एग्जाम में आता है अक्सर तो हल्द्वानी मालूम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, और यूकेपीसीएस तो इसे जरूर रिपीट करता है भाई। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है 1856, बी ऑप्शन है 1862, सी ऑप्शन है 1874 और डी ऑप्शन है 1892। जल्दी बताइए। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, जल्दी बताइए। तो देखिए उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था हेनरी रैमजे के शासनकाल में, जो कुमाऊं कमिश्नर था कौन? हेनरी रैमजे के शासनकाल में। सी वाला आंसर सही है, 1874। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है? देखिए डेफिनेशन भी एग्जाम में मालूम कर लेता है भाई। अलंकार तो आएंगे एग्जाम में, आपके 2 अलंकार मिलेंगे, या तो डेफिनेशन मिलेगी या एक अलंकार मिलेगा, या फिर दोनों अलंकार आ जाएंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ए ऑप्शन है अनुराग, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है सुंदरता और डी ऑप्शन है काव्य। जल्दी बताइए, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है भाई, जल्दी बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। तो काव्य की शोभा, ठीक है, तो अर्थ क्या होगा इसका? आभूषण। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये बी वाला जिसका है वो सब सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? ये देखिए यूकेपीसीएस इस क्वेश्चन को ही बहुत रिपीट करता है भाई। तो महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? ये जब गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया था, लेकिन केवल 3 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो उस समय ही इन्हें अर्धनंग फकीर कहा गया था। तो ऑप्शन है आपके पास खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन है चर्चिल, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है JB कृपलानी। जल्दी बताइए भाई, किसने कहा था अर्धनंग फकीर? देखिए महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर जो कहा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए किसने कहा था भाई महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर? विंस्टन चर्चिल। बी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था भाई। महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई। ये 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था PCS का उत्तराखंड में, उसी में ये क्वेश्चन आया था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी कि नीला जल योजना, ठीक है, ब्लू स्टार पॉलिसी और ब्रैकेट में क्या है आपका नीला जल योजना,
शुरू की थी। तो एग्ज़ाम में देखिए सेम इसी तरीके से क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ब्लू स्टार पॉलिसी किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी ऑप्शन है फ्रांसिस केरन और डी ऑप्शन है फ्रांसिस मार्टिन। बताइए जल्दी भाई, ब्लू स्टार पॉलिसी किस पुर्तगाली ने शुरू की थी? जल्दी बताइए। तो ब्लू स्टार पॉलिसी किसने शुरू की थी? जिसका ए है वो सही है भाई, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? देखिए ये क्वेश्चन आ गया भाई, क्योंकि अभी तक आपने अधिकतर क्या याद रखा है कि अर्धनंग फकीर, महात्मा, ठीक है, यही उपाधि आपने अधिकतर याद रखी हैं। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? ए ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है जेबी कृपलानी। जल्दी बताइए। तो महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? देखिए महात्मा गांधी जी के मित्र भी थे और जिनके लिए उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा, ठीक है, ऊंचा कराया था। तो इनका सही आंसर है ए वाला, खान अब्दुल गफ्फार खान। और देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया भाई, ठीक है, भारत रत्न। ये क्वेश्चन ही बहुत आता है एग्जाम में कि एकमात्र विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं भाई। तो इसका सही आंसर है ए वाला, खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। तो देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई, ठीक है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आते हैं, हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए वहाँ होता है तो आपसे अलंकार पूछा है भाई, ठीक है। तो वहाँ होता है, इनमें से कौन सा अलंकार होगा भाई? ये डेफिनेशन है और एग्जाम में डेफिनेशन भी आपको मिलेगी। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये जितने भी अलंकार हैं आपके, इन्हें तो आप रट के ही जाना, इनमें से क्वेश्चन ही आपको रखा हुए मिलेंगे। तो ये बताइए भाई, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन दे रखा है इसमें श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है यमक अलंकार, डी ऑप्शन है रूपक अलंकार। जल्दी बताइए। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ होता है कौन सा अलंकार? तो जिसका सी है वो सही है भाई, यमक अलंकार, ठीक है। आपने देखा होगा कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो कनक कनक दो बार आया था और दोनों बार कनक का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर होता, देखिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ए ऑप्शन है सेंट एंजेलो फोर्ट, बी ऑप्शन है सेंट थॉमस को फोर्ट, सी ऑप्शन है फोर्ट इम्मानुएल और डी ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड। जल्दी बताइए।
तो पहले प्रथम पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था भाई? जल्दी आप दीजिए सभी। देखिए इसका सही आंसर है भाई, देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, सेंट एंजिलो फोर्ट। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। भारतीय सेनाओं का यानी कि भारतीय तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है थल सेना का अध्यक्ष और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। जल्दी बताइए भाई, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? जल्दी बताइए। तो देखिए तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई? ए वाला आंसर सही है, भारत का राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी क्वेश्चन। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? जल्दी बताइए। तो अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। और ये देखिए अगर हम इसे एक को हटा के दो के पीछे ले आए तो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है भाई? आपसे ये क्वेश्चन मालूम किया रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, ए ऑप्शन है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी ऑप्शन है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य और डी ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए जल्दी भाई। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, भाई इनमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई? सभी सिर्फ राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य और डी ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई कौन सा सही होगा इसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए भाई डी वाला आंसर नहीं होगा भाई, ठीक है। देखिए डी वाला नहीं होगा भाई, ठीक है। देखिए निर्वाचित नहीं, इसका सी वाला आंसर सही है। राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं भाई। राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात चल रही है, ठीक है, राष्ट्रपति की बात नहीं चल रही है। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में भी है लेकिन जम्मू कश्मीर ने अभी विधानसभा वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। नेक्स्ट टाइम जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा शामिल। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जल्दी बताइए भाई, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डी ऑप्शन है आपका 2। जल्दी बताइए भाई। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति सभी का। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है चट्टानों से निर्मित स्थापत्य, बी ऑप्शन है बंदरगाह, सी ऑप्शन है जल संरक्षण और डी ऑप्शन है मिट्टी के पात्र। बताइए भाई जल्दी जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। तो देखिए धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। क्योंकि धोलावीरा से प्रत्येक घर में कुएं मिले थे, सफ़ेद कुआं भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? बताइए भैया जल्दी। यानी कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है मिताथल और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है भाई, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, जिसका बी है वो सही है भाई, मोहनजोदड़ो से मिला है भाई विशाल स्नानागार। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी भाई, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है भाई? पाकिस्तान में स्थित है भाई, ठीक है मोहनजोदड़ो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो के ही सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? ए ऑप्शन है 1991 में, बी ऑप्शन है 2000 में, सी ऑप्शन है 2008 में और डी ऑप्शन है 1989 में। बताइए भाई, 1989 में। जल्दी बताइए, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? देखिए जो चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ आपको मौखिक रूप से बताए जाते हैं, कुछ आप लोगों से मालूम किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सभी, जो यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये केवल जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक है। तो जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है भाई, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में, ठीक है 1991 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संगठनों से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही। ये देखिए इसमें है क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 2000 और डी ऑप्शन है 2005। बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसका सही आंसर है, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 1995 में किसकी स्थापना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में कितने देश सदस्य शामिल हैं? जल्दी बताइए भाई, विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई जल्दी। विश्व व्यापार संगठन में तो देखिए वर्तमान में 164 देश सदस्य हैं इसके, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है भाई? जनेवा, ठीक है। कहाँ है? जनेवा में है भाई, जनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषक शब्द का विपरार्थक चुनिए। शोषक का बताइए भाई, विलोम शब्द बताना है, विपरीत शब्द बताना है आपको। शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द ही बताना है। ए ऑप्शन है शोषित, बी ऑप्शन है पोषक, सी ऑप्शन है पोषक और डी ऑप्शन है पोषित। जल्दी बताइए, शोषक का विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थक शब्द बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई।
देखिए इसका सही आंसर है पोषक, बी वाला। देखिए पोषक, देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनीय बताना अभी, ठीक है, षटकोण वाला से आता है पोषक में, तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ये भी आपका देखिए उत्तराखंड में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, ये उसमें क्वेश्चन था 2013 में। हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है खेद, बी ऑप्शन है वेदना, सी ऑप्शन है दुख और डी ऑप्शन है विषाद। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए हर्ष का मतलब क्या होता है भाई, खुशी, ठीक है, और विषाद का मतलब होता है शोक, ठीक है, ठीक है, विषाद का अर्थ क्या होता है, शोक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी वाला, विषाद हो जाएगा भाई हर्ष का। देखिए दुख नहीं होगा, वेदना भी नहीं होगा, खेद भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अज्ञ, सी ऑप्शन है विशेषज्ञ और डी ऑप्शन है कृतज्ञ। जल्दी बताइए भाई, जो सब कुछ जानता हो, बहुत आसान क्वेश्चन है तो, और पिछले वीडियो में भी आपसे मालूम किया जा चुका है एक बार। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो एक शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, सर्वज्ञ। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने न हो। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आपको यहाँ मालूम भी किए जाते हैं और अलग से भी आप याद करें। जो आंखों के सामने न हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे भाई। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है अद्रष्टव्य और डी ऑप्शन है परोक्ष। जल्दी बताइए भाई, जो आंखों के सामने न हो, जल्दी बताइए, जो आंखों के सामने न हो, जल्दी बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भाई, जिसका डी है वो सही है भाई, परोक्ष होता है भाई, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होगा भाई, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जो आंखों के सामने न हो, देखिए प्रत्यक्ष भी नहीं होगा और अप्रत्यक्ष भी नहीं होगा भाई, ठीक है, इसका सी डी वाला आंसर सही है, परोक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान की आंत, ये मुहावरा है भाई, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ बताइए भाई, जल्दी बताइए, मुहावरा है भाई ये, ठीक है, मुहावरा है, मुहावरे का बताना है भाई आपको ये, जल्दी बताइए। शैतान की आंत, ए ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी ऑप्शन है अत्यंत नगण्य वस्तु, सी ऑप्शन है बहुत लंबी वस्तु और डी ऑप्शन है अत्यंत लाभदायक वस्तु। जल्दी बताइए। तो शैतान की आंत का अर्थ देखिए बताना है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, जिसका ए है वो सही है भाई, अत्यंत धूर्त व्यक्ति हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। जल्दी बताइए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। ए ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सी वाला आंसर, विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है मनीला में, बी ऑप्शन है जकार्ता में, सी ऑप्शन है पेरिस में और डी ऑप्शन है वॉशिंगटन में। जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई, जिसका डी है वो सही है भाई, वॉशिंगटन में है भाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी और विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है भाई, वॉशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षेश जिसे हम सार्क बोलते हैं, सार्क की 8 देखिए दक्षेश सार्क में कितने देश हैं भाई? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। जल्दी आप दीजिए। तो देखिए दक्षेश में कितने हैं? 8 देश शामिल हैं भाई। और दक्षेश की मैंने जो वीडियो है ट्रिक के द्वारा डाल रखी है, आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 8 के 8 देश हैं उसमें और ट्रिक के द्वारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? जल्दी बताइए भाई। यूएनओ के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए ऑप्शन है 111, बी ऑप्शन है 112, सी ऑप्शन है 115, डी ऑप्शन है 120। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका ए है सही है भाई। ठीक है, 111 है भाई। ये तो दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन कुछ आपसे मौखिक रूप से मालूम किए गए और कुछ आपको अलग से बताए गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शेयर कर देंगे भाई सभी, और जो चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।